सो हेलो वेलकम गाइस, मैं तो सगानी आपका हमारे चैनल से पे इन्वेस्टमेंट्स पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है वो जो हमारी वॉरेन बफेट के लेटर की जो सीरीज चल रही थी उसी का पार्ट होने वाला है, और ये होने वाला है 1982 के लेटर का पार्ट 3 होने वाला है। ठीक है, सो बेसिकली आज के जितने भी लेसन्स होने वाले हैं उसमें मेनली जो कमोडिटी टाइप बिजनेस होते हैं उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और उनके एग्जांपल दिए गए। ठीक है, सो आपको ये वीडियो देखना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे आजू बाजू बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो कमोडिटी टाइप बिजनेस होते हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ अच्छे अच्छे बिजनेस होते हैं जिसके बारे में मीन्स हमें ऐसा फ़र्क करना आना चाहिए। ठीक है, मीन्स उनके दोनों के बीच में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। सो ये वीडियो आपको प्लीज़ यार देखना ही पड़ेगा। ठीक है, सो चालू करते हैं हमारा वीडियो, लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमारे चैनल को बहुत मदद होगी। सो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक का बटन भी दबा देना। और इससे भी, क्योंकि जो लाइक का बटन होता है उससे जो हमारी वीडियो होती है उसको जो रीच है वो रीच बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारी वीडियो थोड़ी फेमस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। सो अभी हम सबसे पहले चालू करेंगे लेसन नंबर 7 से। सो अभी लेसन नंबर 7 को जानने के लिए चलेंगे सबसे पहले हमारी पीपीटी की तरफ। सो हेलो गाइस, सब आ चुके हैं हमारे पीपीटी पे। सो ये है बर्कशायर हैथवे शेयरहोल्डर्स लेटर 1982 पार्ट 3 इन हिंदी बाय सिंपल इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे चालू करेंगे, सबसे पहले चालू करेंगे हम लेसन नंबर 7 से। सो ये जो लेसन नंबर 7 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं फॉर द ग्रेट मेजॉरिटीज ऑफ कंपनीज सेलिंग कमोडिटी प्रोडक्ट्स a depressing equation of business economics prevails. Persistent overcapacity without administered prices equals poor profitability. तो यहाँ पे वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि हमें कमोडिटी टाइप बिजनेस यानी बेसिकली कमोडिटी टाइप प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी क्यों नहीं खरीदनी चाहिए। ठीक है, वो यहाँ पे उसके डिसएडवांटेज बताते हैं। सो अभी इस डिसएडवांटेज के बारे में जानने के लिए, थोड़े एग्जाम्पल हमारे मार्केट में देखने के लिए और वही सब चीज़ों को देखने के लिए चलते सीधा हमारे कैमरे की तरफ। सो ये जो लेसन नंबर 7 है उसमें वॉरेन बफेट जी वे कहते हैं मोस्टली यानी 90% जितने भी जो कमोडिटी टाइप के बिजनेसेस होते हैं उनमें एक डिप्रेसिंग बिजनेस इकोनॉमिक प्रिवेल करती है। यानी उनका जो बेसिकली जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, यानी बेसिकली उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी का फॉर्मूला है, फिर ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं, वो मेनली डिप्रेसिंग होता है। यानी उनमें क्या चीज़ें होती है, यानी बेसिकली उनमें 2 कैरेक्टरिस्टिक होती है। जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो ये होता है कि उसमें जो ओवर कैपेसिटी की जो कंडीशन है वो मोस्टली प्रिवेल करती है। यानी 90% ऑफ द टाइम्स उनमें जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। यानी समझ जाइए अगर कोई प्रोडक्ट यानी समझ जाए सीमेंट, सो अभी सीमेंट की जो डिमांड है वो 100 टन की है, यानी हमें 100 टन सीमेंट चाहिए, लेकिन जो कंपनियों की जो कैपेसिटी है उसको बनाने की वो 1000 टन है। यानी जो सप्लाई है वो 1000 टन की है, लेकिन जो डिमांड है वो 100 टन की है। यानी जो सप्लाई है वो डिमांड से ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो प्राइजेस है उस कमोडिटी के वो बहुत कम होने वाले हैं, जिसकी वजह से मार्जिन बहुत कम होने वाला है। और जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जो ऐसी इंडस्ट्री होती है, जो ऐसी कंपनी होती है, उनमें जो प्रोडक्ट है उसके प्राइजेस एडमिनिस्टर्ड नहीं होते। यानी बेसिकली कोई एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी या फिर कोई भी एसोसिएशन वहाँ पे प्राइजेस को रेगुलेट नहीं करता, एडमिनिस्टर नहीं करता। यानी जैसा अगर हम यहाँ पे बात करेंगे टेलीकॉम सेक्टर की, तो जो टेलीकॉम सेक्टर है उसमें हमेशा ओवर कैपेसिटी रहती है। यानी जितने भी आप यूज़र्स को ऐड करो उतने कम पड़ते हैं, यानी बेसिकली आपको और यूज़र ऐड करने हैं। ठीक है, सो उसमें जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो तो आती है, और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, वो ये है कि उसमें कोई रेगुलेशन नहीं होता। यानी कोई भी गवर्नमेंट जो बॉडी होती है वो उसको रेगुलेट नहीं करती। और टेलीकॉम सेक्टर में ये भी हमें देखने मिलता है, क्योंकि जियो ने प्राइसेस बहुत गिरा दिए एकदम, मीन्स पानी के दाम पे वो डेटा बेच रहे हैं, जिसकी वजह से बाकी सब कंपनियों को अपने प्राइसेस कम करने पड़े, उनको अपना मार्जिन कम करना पड़ा, जिसकी वजह से जो टेलीकॉम सेक्टर है वो इन्वेस्ट करने के लिए एक बिल्कुल भी अच्छा सेक्टर नहीं है। ठीक है, यानी हमारे हिसाब से ऐसा है, मेरे हिसाब से आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो ये कैपिटल इंटेंसिव है, यानी बहुत सारा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। जो दूसरी बात है उसकी जो रिटर्न से बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मार्जिन बहुत कम है, जिसकी वजह से मेरे हिसाब से मैं तो इन्वेस्ट नहीं करना चाहूँगा ऐसे कोई भी सेक्टर में। ठीक है, सो ये तो हो गई यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर की बात। सो वॉरेन बफेट जी के हिसाब से ऐसे कोई भी बिजनेस जिसमें ये 2 कैरेक्टरिस्टिक होती है उसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो दूसरा एग्जांपल है वो हो गया होटल सेक्टर है, मेनली उसमें ओवर कैपेसिटी होती है और प्राइस को रेगुलेट करने वाला भी कोई नहीं है। जो तीसरा सेक्टर है वो तीसरा सेक्टर हो गया एयरलाइन सेक्टर। एयरलाइन सेक्टर में भी मेनली ओवर कैपेसिटी होती है और उसमें भी प्राइस को रेगुलेट करने वाला ज़्यादा कोई होता नहीं है। ठीक है, मीन्स प्राइस पे एकदम अपर लिमिट होती है, यानी अपर लिमिट हो सकती है प्राइस पे, लेकिन लोअर लिमिट नहीं होती। यानी कोई भी कंपनी प्राइस को कितना भी कम कर सकती है, जिसके वजह से जो मार्जिन है वो स्क्रम्बल हो सकते हैं। ठीक है, सो अभी इन सब सेक्टर के अलावा आपको कोई ऐसा सेक्टर पता हो जिसमें ये जो डिप्रेसिंग बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो प्रिवेल करती है, यानी वो मेनली होती है, यानी कोई भी सेक्टर में ये 2 कैरेक्टरिस्टिक होती है, सो आप प्लीज़ हमें वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है,
तो ये था लेसन नंबर 7। अभी चलेंगे हम लेसन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको लेसन समझ में आया होगा। सो अभी चलेंगे हमारे नेक्स्ट लेसन की तरफ। सो वो है लेसन नंबर 8। सो ये जो लेसन नंबर 8 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं इन मैनी इंडस्ट्रीज डिफरेंशिएशन सिंपली कांट बी मेड मीनिंगफुल। A few producers in such industries may consistently do well if they have a cost advantage that is both wide and sustainable. By definition, such exceptions are few and in many industries are non-existent. तो यहाँ पे वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि जो कमोडिटी टाइप बिजनेस होते हैं वो हमें पसंद नहीं है, लेकिन किसी किसी इंडस्ट्री में, किसी किसी सेक्टर में उनके पास कुछ एडवांटेज हो सकती है। सो वो एडवांटेज हमें ढूंढनी चाहिए और ऐसे बिजनेस हमें खरीदने चाहिए। ठीक है, सो वो सब एडवांटेज और वो सब चीज़ें जानने के लिए चलते सीधे हमारे कैमरे की तरफ। सो ये जो लेसन नंबर 8 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी होती है जहाँ पे जो अलग अलग कंपनियाँ हैं उनको अपने जो अलग अलग प्रोडक्ट है उसके बीच में डिफ्रेंशिएशन पैदा करना, यानी डिफ्रेंशिएशन यानी बेसिकली दो प्रोडक्ट अलग अलग है ये कस्टमर को समझा पाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे मैगी की, मैगी और यिप्पी दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में से कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन मैगी यिप्पी ज़्यादा क्यों बिकती है? क्योंकि बरसों से लोग मैगी खाते आ रहे हैं और उनके दिमाग में बस मीन्स एक ही चीज़ बैठ चुकी है कि मैगी अच्छी आती है। और मेरे हिसाब से मेरे दिमाग में भी ये बैठ चुका है कि मैगी अच्छी आती है, लेकिन मैगी और यिप्पी में इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। ठीक है, सो मीन्स बहुत सारी इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि प्रोडक्ट के बीच में डिफ्रेंशिएशन पैदा कर पाना बहुत मुश्किल होता है। सो ऐसे प्रोडक्ट में अगर आपकी जो कंपनी है उसके पास कॉस्ट एडवांटेज है, सो ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट साबित हो सकता है, ये बहुत बड़ा एक एसेट साबित हो सकता है। तो ये कॉस्ट एडवांटेज क्या होती है? कॉस्ट एडवांटेज यानी बाकी सब जितने भी आपके कॉम्पिटिटर हैं उनको जो प्रोडक्ट है उसका जो कॉस्ट है, यानी वो प्रोडक्ट बहुत महंगा पड़ रहा है लेकिन आप उस प्रोडक्ट को सस्ते दाम पे बना पा रहे हैं। यानी समझ जाए, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे नेस्ले और आईटीसी की, आईटीसी यिप्पी नूडल्स बनाती है और जो नेस्ले है वो मैगी बनाती है। सो अगर जो आईटीसी है उसको यिप्पी यानी जो यिप्पी जो नूडल्स है उसका 10 रुपये वाला पैकेट 5 रुपये में पड़ता है, यानी वो 5 रुपये में बना के 10 रुपये में बेचती है। और जो नेस्ले की जो मैगी है, मैगी नूडल्स है, वो अगर उस पैकेट को 10 रुपये में बना के 12 रुपये में बेच रही है, यानी नेस्ले को 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जो यिप्पी है उसको 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। सो इसको हम कॉस्ट एडवांटेज बोलेंगे, यानी आईटीसी के पास यहाँ पे 5 रुपये की एडवांटेज है, जिसकी वजह से वो अपना या तो प्रोडक्ट का प्राइस कम कर सकते हैं या फिर जो प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा सकती है, जिसकी वजह से जो लोअर इनकम वाले बंदे हैं वो लोग यिप्पी को प्रीफर करेंगे क्योंकि वो 10 रुपये में ज़्यादा आती है। ठीक है, सो ऐसे मीन्स कोई भी सेक्टर में जहाँ पे प्रोडक्ट के बीच में डिफ्रेंशिएशन पैदा कर पाना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, अगर वहाँ पे आपके पास एक कॉस्ट एडवांटेज होती है तो बेसिकली वो बहुत प्लस पॉइंट साबित हो सकता है, जिसकी वजह से आपके जो मार्जिन्स हैं मार्जिन्स भी अच्छे रहेंगे और एक वाइड एंड सस्टेनेबल मोड भी क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आपका बिजनेस सेफ होता है। ठीक है, यानी बेसिकली आपका बिजनेस रिस्क फ्री होता है। सो अब ये मोट क्या होता है? मोट यानी बेसिकली मैंने आपको बताया रहेगा कि पहले मीन्स राजा महाराजाओं के ज़माने में जो राजा का जो किला होता था उसके आजू बाजू एक दीवार होती थी या फिर पानी का क्या बोलते हैं पॉन्ड होता था, पानी का तालाब होता था, जिसकी वजह से कोई भी एनिमी उस जो राजा का जो महल है उसके अंदर घुस नहीं पाता था। तो ऐसे ही कंपनियाँ जिनके पास कॉस्ट एडवांटेज होती है वो भी कॉस्ट एडवांटेज उनका एक मोट होती है, यानी वो जो मोट है यानी जो बेसिकली कॉस्ट एडवांटेज है वो उनके मार्जिन्स की, वो उनके बिजनेस की, वो उनके रेवेन्यूज़ की, उनके सेल्स की प्रोटेक्शन करते हैं। यानी अगर आपके बिजनेस में कॉस्ट एडवांटेज है या फिर आप कोई ऐसी कंपनियां देखते हो जिसमें कॉस्ट एडवांटेज है, तो बेसिकली वो कंपनी में जो रिस्क है वो थोड़ा कम है। रिस्क कम क्यों है? क्योंकि बेसिकली उसके पास प्रोटेक्शन के लिए एक मोट है, यानी प्रोटेक्शन के उनके पास कॉस्ट एडवांटेज है। यानी अगर बाकी सब कॉम्पिटिटर ने अपना प्राइस कम करना चालू कर दिया तो वो कंपनी है वो बाकी सब कॉम्पिटिटर से भी ज़्यादा प्राइस कम कर सकती है। ठीक है, सो इसीलिए जो कॉस्ट एडवांटेज होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसीलिए आपको कभी भी देखना चाहिए कि एक कंपनी के पास कॉस्ट एडवांटेज है या फिर नहीं है। सो अभी कॉस्ट एडवांटेज की बात करेंगे। सो अगर हम यहाँ पे बात करें कोको कोला और पेप्सी की, ठीक है, सो कोको कोला और पेप्सी दोनों का जो ब्रांड है वो बहुत अलग अलग है, दोनों के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अलग अलग है हमारे हिसाब से, क्योंकि हमारे दिमाग में मीन्स कोको कोला बेस्ट है, पेप्सी उससे थोड़ी सेकंड बेस्ट आती है। सो इसलिए जो प्रोडक्ट है उसमें डिफ्रेंशिएशन क्रिएट हो चुका है, लेकिन दोनों में मार्जिन मेनली सेम ही है। ठीक है, सो मार्जिन सेम है लेकिन इनके पास कॉस्ट एडवांटेज नहीं है, इसलिए ये जो बिज़नेस है यानी जो कोको कोला कंपनी है इसमें रिस्क तो रहता है लेकिन मार्जिन भी सेम है, जिसकी वजह से कंपनी के पास एक
कॉस्ट एडवांटेज का मोड तो नहीं है, लेकिन कंपनी के पास एक ब्रांड का मोड है। यानी कभी भी किसी भी टाइम पे हम पेप्सी को कोको कोला से ज़्यादा प्रीफर करेंगे। यानी हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, कोको कोला और पेप्सी, तो हम लोग मेनली कोको कोला को ही चूज़ करेंगे, जिसकी वजह से कोको कोला के पास एक ब्रांड एडवांटेज होता है। ठीक है, सो आपको किसी भी कंपनी में बेसिकली ऐसे एक एडवांटेज ढूंढना है। फिर वो एडवांटेज ब्रांड एडवांटेज हो सकता है, या फिर कॉस्ट एडवांटेज हो सकता है, या फिर कोई भी अलग टाइप का एडवांटेज हो सकता है। ठीक है, सो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के एडवांटेज होते हैं और उन सबको हम मोड बोलते हैं। ठीक है, सो इससे हमें पता चलता है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक की जो इंडस्ट्री है उसमें जो मोड है वो प्राइसिंग का मोड तो नहीं है। यानी उसमें मार्जिन तो सबके सेम ही होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास कॉस्ट एडवांटेज नहीं है, लेकिन हमारे पास एक ब्रांड एडवांटेज है, जिसकी वजह से वो बिजनेस रिस्क फ्री हो सकता है। सो इससे आप कोको कोला के शेयर खरीद सकते हो। लेकिन अगर हम वहीं पे बात करेंगे क्लोथिंग के, यानी बेसिकली अगर हम जाएंगे फैशन के मामले में, फैशन के मामले में समझ जाए आप कोई भी बड़ा ब्रांड का नाम बोलेंगे, जैसे वैन हुसेन, लुई विटॉन, लुई फिलिपे, या फिर यूएस पोलो एसोसिएशन। सो ऐसी बहुत सारी कंपनियां होती है, उनके जो कपड़े होते हैं बहुत महंगे महंगे होते हैं। अभी थोड़े टाइम पहले ही मैंने देखा था, मेरे मामा ने वैन हुसैन की एक चड्डी खरीदी थी, उस चड्डी का प्राइस 1050 रुपये था। यानी आप इमेजिन कर सकते हो 1000 रुपये की चड्डी, भाई कौन पहनेगा ऐसी चड्डियाँ। लेकिन मेरे मामा पहनते हैं और मैंने भी जब पहनी, यानी बेसिकली मैंने भी उसको जब फील किया, वो बहुत अच्छी थी, तो मेरे मन में भी हुआ कि भाई मैं भी खरीदता हूँ ऐसी चड्डी, 1000 वाली चड्डी खरीदता हूँ मैं भी। लेकिन चलो देखेंगे हम लोग खरीदते कि नहीं खरीदते। लेकिन अगर चड्डी को हम साइड में रखेंगे और यहाँ पे हम फैशन की बात करेंगे, तो फैशन में हमें जो मार्जिन है, यानी हमें जो कॉस्ट एडवांटेज है वो दिखने नहीं मिलता, लेकिन हमें वहीं पे ब्रांड एडवांटेज देखने मिलता है। सो जिसकी वजह से यहाँ पे भी हमें जो कॉस्ट एडवांटेज है वो नहीं देखने मिलता, लेकिन हमें यहाँ पे ब्रांड एडवांटेज देखने मिलता है, जिसकी वजह से मार्जिन्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और साथ ही साथ जो बिज़नेस है वो भी रिस्क फ्री होता है। ठीक है, सो ये था लेसन नंबर 8। आपको ऐसी कंपनियाँ ढूंढनी चाहिए जहाँ पे आपको या तो कॉस्ट एडवांटेज मिलेगा, या फिर आपको जहाँ पे ब्रांड एडवांटेज मिलेगा, या फिर कोई भी अलग टाइप का मोड मिलेगा। सो भी अलग अलग टाइप के मोड कौन से होते हैं, अगर आपको ये दो मोड के अलावा कोई और मोड भी पता है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, सो ये था लेसन नंबर 8। अभी चलिए लेसन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, सो मेरे हिसाब से आपको अभी ये लेसन समझ में आया होगा। अभी चलेंगे नेक्स्ट लेसन की तरफ। लेसन नंबर 9 है, उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं, वे कहते हैं accumulation of small managerial stupidities will produce a major stupidity, not a major triumph. Las Vegas has been built upon the wealth transfers that occur when people engage in seemingly small disadvantageous capital transactions. ठीक है, सो जो लेसन नंबर 9 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं, वे कहते हैं कि छोटी छोटी मैनेजरियल स्टुपिडिटी से एक बड़ी मैनेजरियल स्टुपिडिटी यानी एक बड़ा मार्केट स्कैम पैदा होता है। सो यहाँ पे वॉरेन बफेट जी का कहने का मतलब सिर्फ इतना सही है कि अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, यानी अगर आपने किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट किया और उसकी जो मैनेजमेंट है उसने कोई छोटी सी गलती कर दी और आप सोचते हो कि मीन्स ये तो सिर्फ छोटी सी गलती है, चलो छोड़ो, लेकिन वॉरेन बफेट जी यहाँ पे कहना इतना चाहते हैं कि ये सब छोटी छोटी गलतियों से मिल के एक कभी ना कभी ये छोटी छोटी गलतियाँ मिल के एक बहुत बड़ी गलती का रूप लेगी। यानी अगर हम लास वेगस की बात करेंगे, तो लास वेगस मीन्स बेसिकली अमेरिका का एक बहुत बड़ा शहर है। सो वो शहर ऐसे ही छोटी छोटी गलतियों से बना है, यानी लोग वहाँ पे बेसिकली जुआ खेलने जाते हैं। ठीक है, तो लोग वहाँ पे जुआ खेलने जाते हैं और थोड़ा थोड़ा हार के आते हैं, यानी 1000 रुपये लेके जाएंगे और 500-600 रुपये हार के आएंगे वापस से। सो लोग समझेंगे कि मीन्स 500-600 रुपये ही हारे मैंने सिर्फ। लेकिन जो लास वेगस जो अमेरिका का एक पूरा मीन्स जो गैम्बलिंग सिटी है, यानी जुए वाला पूरा जो सट्टे वाला जो पूरा शहर है, वो पूरा इसी मीन्स मामले पर बना हुआ है। वो पूरा का पूरा शहर सिर्फ ये छोटे छोटे लॉसेस से बना हुआ है। यानी वहाँ पे अगर समझ जाए 1000 बंदे 500-500 रुपये हार के आएंगे, तो कितना पैसा हो जाएगा उनके पास? बहुत सारा पैसा हो जाएगा, 5 लाख नहीं, हाँ 5 लाख रुपए हो जाएंगे उनके पास। ठीक है, मीन्स सॉरी मीन्स यहाँ पे थोड़ी मैथ्स मेरी थोड़ी टाइम लग जाता है कैलकुलेट करने में। लेकिन वॉरेन बफेट जी का पे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि छोटी छोटी गलतियाँ होती है, उनको आप इग्नोर मत करिए। अगर कोई भी कंपनी है उसकी जो मैनेजमेंट है वो छोटी छोटी गलतियाँ करती है, यानी कभी ना कभी उसने मीन्स कोई एक्विजिशन करने के लिए शेयर इशू किए जहाँ पे मीन्स उसको शेयर इशू नहीं करने चाहिए, या फिर कभी ना कभी उसने शेयर बाईबैक किए, लेकिन तभी जो कंपनी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू थी वो बहुत कम थी उसके प्राइस से, जिसकी वजह से कंपनी को अपने शेयर वापस बाईबैक करने बहुत महंगे पड़े। या फिर कभी मैनेजमेंट ने कभी गलती से गलत टाइम पे गलत जगह पे गलत अमाउंट का डिविडेंड दे दिया, या फिर उसने कोई भी गलत डिसीजन दिया, या फिर कोई भी गलत एक्विजिशन किया। सो ये सब बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ नहीं होती, ये सब छोटी छोटी गलती होती है, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियाँ कभी ना कभी मिला के एक बहुत बड़ी गलती का रूप ले देती है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे अनिल धीरूभाई अंबानी रिलायंस ग्रुप के बारे में, सो उन्होंने इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं की थी, उन्होंने इतनी बड़ी कोई गलती नहीं की थी, उन्होंने बस थोड़ा ज़्यादा लोन दे दिया।
उनकी जितनी भी कंपनियां थी उनमें सब में थोड़ा ज़्यादा लोन लेते गए वो लोग, और देखते ही देखते वो जो पूरा अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप था वो पूरा का पूरा कर्ज के नीचे दब गया, जिसकी वजह से उसकी मेनली जितनी भी कंपनियां हैं वो सब बैंकरप्ट होने के कगार पे आ चुकी है, और अनिल धीरूभाई अंबानी खुद बैंकरप्ट होने के कगार पे आ चुके हैं। ठीक है, सो हमें पता इससे इतना ही चलता है कि हमें कभी भी छोटी छोटी गलती को इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें उन पर भी खास ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये जो वीडियो थी वो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आते रहने वाले। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ 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 वो लाइक बटन को मार देना। प्लीज़ 1-2.5 किलो का हाथ उस लाइक बटन पे उठा देना, ताकि हमारे चैनल प्रमोट हो जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ वो लाइक बटन दबा देना, उससे हमारे चैनल को बहुत हेल्प होगी। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं।